उत्तराखंड लेक्चरर स्कैनिंग परीक्षा 2021 की अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हम खंड एक की बात करेंगे। तो खंड एक में आपका जो दिया हुआ है, मुझे इसका आंसर दीजिएगा। एजुकेशन एंड मैन पुस्तक के लेखक कौन है, बता सकते हैं इनमें से? ए बी सी डी आपको दिखाई दे रहा होगा। डब्ल्यू एच किलफेट करके दिया है, एफ ए फॉवेल दे रखा है, एच ई आस्टम दे रखा है, हर्बर्ट दे रखे हैं। कौन है इसमें से, बता सकते हैं? हर्बर्ट स्पेंसर दे रखे हैं, बता सकते हैं कौन है? चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। सर आर्मस्ट्रॉन्ग, आता नहीं है मुझे। बताइए। चलिए इसका आंसर शो करता हूँ। तो इसका जो है बी, यहाँ पर माइनस भी करते रहिएगा अपने नंबरों को, ये लेके चले कि अभी आप प्रवक्ता संवर्ग की परीक्षा में बैठे हैं तो माइनस करते रहिए अपना। एक दो तीन चार करके प्रश्नों को डालिए। तो पहला प्रश्न गलत। ये देखिए इसका आंसर क्या है, एफ ए फॉबेल करके है। तो इन्होंने ही एजुकेशन ए मैन पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी। अब यहाँ पर हमने, आपने जब देखा होगा, जब हमने भारतीय शिक्षा व्यवस्था पढ़ी थी तो वहाँ पर हमने ये तमाम चीज़ें पढ़ी थी। किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता कौन है, बता सकते हैं? किंडरगार्टन। जी सर, एफ ए फ्रॉबेल, किंडरगार्टन सर, और फ्रोबेल फ्रोबेल। बच्चे और बताइए। चलो इंदु जी ने अपना आंसर दे दिया। और पेस्टोलॉजी है या किंडरगार्टन है या डीवी है, कौन है किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता? सर फ्रोबेल है, तो फ्रोबेलियन। आंसर दीजिए फिर तुरंत, ठीक है, इतना वेट मत। जी तो सर। इसका आंसर एज ए राइट है, जी ठीक है। सर। यहाँ पर देख पा रहे होगे, शिक्षण कौशल के प्रयोग से विकसित होता है। अगर हम शिक्षण कौशल की अगर हम बात करते हैं तो उससे क्या विकसित होता है? अधिगम होता है, शिक्षण होता है, परीक्षा होता है, मूल्यांकन। हाँ? सर अधिगम। सर अधिगम। सर अधिगम। अधिगम। सर अधिगम। तो तीनों का एक ही है। जी सर। जी जी तो सर। सर। आंसर जी मैं शो सर। कर रहा हूँ तो आप गलत हैं, शिक्षण से होता है। हम जब देखिए हमने कहा शिक्षण कौशल, हम शिक्षण कौशल किससे करेंगे? शिक्षणों से, तो शिक्षण विधियों से तो करेंगे ना। कौशल को हम बेहतर किससे करेंगे? ठीक है, ये याद रखिएगा। तो कितनी तैयारी हो रही है देख पा रहे होगे। वैल्यू शब्द जो है उसकी उत्पत्ति किससे हुई है? वैल्यू शब्द की उत्पत्ति किस? सर ये वेलेरे से होती है, ए है इसका लैटिन वर्ड है, ये वेलेरे, वेलेरे, ये ठीक कंफर्म है है, मुझे। ए। जी सर। ए। और दूसरा, यहाँ पर बच्चे जुड़ रहे हैं, थोड़ा सा इनकी समस्या है, हमारी यही है कि टाइम पे नहीं जुड़ते हैं। यहाँ पर आपने क्या कहा है इसका ऑप्शन बताइए सभी लोग। इन्होंने तो किससे कहा? ए सर ए। ऑप्शन दिया है इन्होंने। और लोग बताइए, टेल मी नाउ आंसर क्विकली। सर मुझे इंदु जी, ऑप्शन ए बी सी डी, वाई? सर ए कंफर्म, यस, लैटिन वर्ड है कंफर्म, सर ये। श्योरली। चलिए आंसर शो करता हूँ। सर जितना बड़ा तो वो तो तो कंफर्म है, ऑप्शन आगे ए पता नहीं। एज ए राइट आंसर, बढ़िया है। तो अनुशासन प्रेम पर आधारित एक नियंत्रण होना चाहिए, यह कहा था, किसने कहा था? कि ये कहा था कि अनुशासन प्रेम पर आधारित एक नियंत्रण होना चाहिए, ये कथन किसका था? जॉन डीवी का था या पेस्टोलॉजी का था या टीपीएनएम सर बी या रूसो के? पेस्टोलॉजी। सर बी बी पेस्टोलॉजी पेस्टोलॉजी। की है। और बच्चे भी बताइए। जी सर। और बताने में असमर्थ हैं तो लेक्चर की तैयारी छोड़ दीजिए। जी सर। जी, सर बी बी ऑप्शन है। ऑप्शन है। जी। तो आंसर शो कर रहा हूँ, ऑप्शन बी एज ए राइट आंसर, ठीक है ना। गुड।
अब यहाँ पर देख पा रहे हो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत कितने क्षेत्र सम्मिलित हैं? 7, 8, 9, 10। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की हम बात कर रहे हैं, इसके अंतर्गत कितने क्षेत्र सम्मिलित हैं? सर सी। सर सर मेरे ख्याल से तो 10। बताइए, एक एक करके बताओ। जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो भी आंसर दीजिए। सर डी मेरा 10, डी है। सर मेरा 9, सी है। 9 सर और 10 सी। में आए हैं। और इंदु जी? सर 9 स्तंभ थे इसके, और मुझे रिकॉल करना पड़ रहा है। 9 ही है सर, चलिए 9 ही है। आंसर शो कर रहा हूँ। तो आंसर इज राइट। 9 क्या है इसके स्तंभ? जो आपने कहा डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत जो जितने क्षेत्रों में इसको विभाजित किया गया है वो 9 क्षेत्रों में इसको विभाजित किया गया है, याद रखिए। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 7वें नंबर का प्रश्न, CITE का पूर्ण स्वरूप है क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी या सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये अभी कंबाइंड इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग या कंबाइंड इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी? बताइए, ऑप्शन A, B, C, D। सर बी। नहीं नहीं नहीं। सेंट ए है इसका ऑप्शन। सर मेरे ख्याल से शायद बी है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी है ठीक सर है, इसका। तो मैंने ये जो आपसे कर रखा है कि आप अपने नंबरों को माइनस करते हुए चलिएगा, ठीक है? जिसके सही हैं तो उसको टिक करते जाइए, लास्ट में मुझे अपना परिणाम भी बताओगे तो उसमें, ठीक है? तो यहाँ पर अब इसका शो करता हूँ। तो यहाँ पर ए एज ए राइट आंसर है, जिसने ए का आंसर दिया था सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एजुकेशन और टेक्नोलॉजी, ठीक है? इसका फुल फॉर्म है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, अगर आपने पढ़ा हो, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक की स्थापना कब हुई? 1997, 1996, 1994, 1995। किस वर्ष हुई थी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र इंक? बताइए। आंसर दीजिए। सर 1997। 1997। 5 में तो 1997। यहाँ पे कुछ लोग, चलिए सर ऑप्शन ऑप्शन ए। ए, और एक ही बच्चा आंसर दे रहे हैं। हेलो, बोलिए। क्या करना है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। सर ए। इंदु जी आप बताओ। सर मैंने तो 1997 बोला था, अब आप आंसर दिखाओ। ओके, 1995, 1995 में, ठीक है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक की जो स्थापना हुई थी 1995 में हुई थी। अब यहाँ पर देखिए, शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रारंभ कब किया गया? तो शिक्षकों के जो कार्य, उत्कृष्ट कार्य, ये कहा गया था कि शिक्षकों को सर ये डी है, 1958। 1958। और कोई यस बच्चा? सर। चलिए, मूक दर्शक मत बन के बैठिए। और कोई बताने में अक्षम है? चलिए, यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी एज ए राइट आंसर, 1958। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे 10वें नंबर का प्रश्न आपके सामने मैं रख रहा हूँ। इनमें से कौन सा व्यक्तित्व विकास में सहायक है? पाठ्यक्रम सामग्री है या परियोजना कार्य है या खेल है या सभी हैं? सर सभी। सभी सर सभी हैं ये। सभी। ठीक है, सही है, क्योंकि आपको ये लगा होगा इसमें सभी एक शब्द दे दिया है, तो अनुमान सभी बच्चे इसमें ही ऐसी तरीके से जाते हैं, तो सही है। जैसे भी जाओ सही होना चाहिए प्रश्न। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे कंप्यूटर सहायक अनुदेशन CAI का अधिगम किस क्षेत्र में नहीं होता है? सकारात्मक क्षेत्र है, भावात्मक क्षेत्र, क्रियात्मक क्षेत्र या सभी? भावात्मक क्षेत्र। भावात्मक। सर क्या होता है? भावात्मक मुझे से। थोड़ा भावात्मक क्या होता है, थोड़ा सा स्पर्श कीजिए। भावात्मक का मतलब क्या? भावनात्मक सर मतलब फीलिंग।
जिसे हम फीलिंग। इमोशनल भी कह सकते हैं, इमोशन जो होते हैं। तो हम देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो आई थिंक बी एज ए राइट आंसर है। तो अब अगला प्रश्न है, 12वें नंबर के प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि नहीं है? अब इसमें से देख देख पा रहे होगे शिक्षण विधि इनमें से कौन सी, थोड़ा सा इसको देखिएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे प्रोजेक्ट है, दर्शन है, कहानी कथन है, हेरिटिक है, तो कौन सा है भाई? सर सी सी। कहानी कथन। नहीं सर, बी। सर बी। सर मैं भी बी के साथ ही हूँ। सर बी ऑप्शन है बी। सर, बी। बी के साथ ही जाना चाह रही हैं? पक्का? चलिए सर आप बता दो ना, अब हम तो बी चलिए के कोई साथ हैं। नहीं, हम यहाँ पर शो कर रहे हैं बेटा। तो एज ए सी कहानी कथन, ये कह रहा है कि कौन सी ये स्टोरी टेलिंग नहीं देखिए होता इसमें क्या? क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि नहीं है? प्रोजेक्ट के माध्यम से आप क्या कर रहे हैं, शिक्षण विधि कर सकते हो, आप प्रदर्शन के माध्यम से कर सकते हो, हेरिटिक ये कर सकते हो, कहानी कथन ये कहानी एक अलग हो जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन है कहानी कथन, जो आयोग की जो आंसर की थी उसके आधार पर तो कहानी कथन नहीं है। ठीक है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन गलत हो गया तो उसमें आपको एक नंबर मिल जाएगा। तो इसके अनुसार तो ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे सी। हाँ सर इसमें बोलिए। मैं कहना सर, जितनी भी विधियां है ना सर, उसमें कहानी और ये कथन ये विधि नहीं है। कौन सी? ये सही है? ये जो हाँ सी हाँ, वाला है ना, जी बिल्कुल सर ये ठीक है, सही मैं है। वो समझ रहा हूँ, मैं इनको बताने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, जी चलिए सर। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है सी ए आई कंप्यूटर सह अनुदेशन निम्नलिखित को सुगम बना सकती है। व्यक्तित्व अनुदेशन, स्वगति से सीखना, सर डी या ऑल ऑफ अधिगम देम। व्यक्तिगत आवश्यकता पर ध्यान देना, या फिर डी ये सभी। जी सर सर सभी है ये। सर डी। सर डी सभी सब सभी सही हैं? होंगे सर। चलिए देखते हैं फिर। तो बिल्कुल सही जी हाँ है, सर। सर। नोट डाउन करते हुए चलेगा अपना, लास्ट में आपका स्कोर पूछूंगा मैं। तो इसमें निम्न में से कौन सा शिक्षण कौशल नहीं है? इसमें से शिक्षण जो शिक्षण कौशल है वो इसमें नहीं है। ए बी सी डी। यहाँ पर देखिए उद्दीपन भिन्नता दी है, सत्ता की आलोचना करना, या विन्यास अभिप्रेरण, या सत्ता की घोष आलोचना है। सर करना। बी। सत्ता की आलोचना करना। सर यहाँ बी। पर देखिए थोड़ा, जो ऑप्शन है ए के बाद सी आया है, फिर बी आया है, फिर डी आया है, थोड़ा सा इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। जी सर सी सी। सी। जी सर। आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एकदम, आप एकदम क्या बोलते हैं, सही तरीके से अपना मूल्यांकन करें। ये नहीं कि जो आपने प्रश्न जो आपके गलत हो गए वहाँ पर आपने अच्छा बनने के लिए, मुझे अच्छा दिखाने के लिए, वहाँ पर अपने क्वेश्चन अच्छे नंबर लाने के लिए वहाँ पर मुझे आपने दिखा दिया कि हाँ मेरा सही है, तो ऐसा मत करिएगा। ये छल अपने आप ही करोगे, ये मत करना। ठीक है, जो है वास्तव में उसको करिएगा। फिर जब हम अगली वीडियो जब लेके आऊँगा जी मैं सर। स्वयं ही प्रश्न बनाऊंगा, तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कितना क्या है। ठीक है, तो आई थिंक इसका सी आंसर है। तो सत्ता की आलोचना करना क्या है, शिक्षण कौशल के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि हमारा अगर शिक्षण कौशल की अगर बात है तो इसके अंतर्गत ये हमारा भाग होता ही नहीं है। तो अगर हम कहें सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, शिक्षण विधियों का विकास करना होता है, शिक्षण विषय का विकास करना होता है, शिक्षण कौशल का विकास करना होता है, शिक्षण अधिगम प्रतिक्रिया का विकास करना होता है। सर बी। बी शिक्षण विधि का विकास करना। अच्छा, कौशलों का यहाँ पर ये विकास थोड़ा सा करना, स्किल्स ठीक करते है, हैं ना सर। शिक्षण कौशल का शिक्षण विकास कौशल का, करना। सर लेकिन अगली बार से बाइलिंगुअल बनाना पेपर, मुझे तो आधा समझ भी नहीं आ रहा। कौशलों का विकास ही ओके। है सर। तो शिक्षण कौशलों का विकास करना है, तो इसका आंसर देखते हैं, ऑप्शन बी एज ए राइट आंसर है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे क्योंकि ये इस तरीके से बना रखा है ना, तो ए के बाद नीचे बी आएगा, फिर सी और उसके डी, ये हमने यहाँ पर नीचे वो कर लिया। तो यहाँ पर देखो निम्न के द्वारा दिए गए सिद्धांत में अभिकृत अनुदेशन आधारित है किस पे, ए बी सी डी बताइए। ब्लूम है, पासिप है, सेंसर है, स्कैनर पे है, तो किस पे है? सर ये अभिक्रमित क्या होता है?
किसी के साथ हम क्रियात्मक तौर पे हम उसके साथ जो शिक्षण सहायक सामग्रियों का या कहें या उसके सामने इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो इस तरीके से इसको समझिएगा। सॉरी सर ए। और कोई? सर डी। और चलिए और बताइए। सर ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए इसे शो करते हैं क्या होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे क्या है, अभिकर्मित अनुदेशन की जब हम बात करते हैं तो इसका क्या है, स्किनर है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। जैसे इंदु जी ने कहा कि ये क्या होता है, अभिकर्मित का मतलब होता है जो अनुदेशन की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है, अधिगम के क्षेत्र में हम किस तरीके से प्रस्तुत की जाने वाली जो आधुनिक विधियां होती हैं, इस विधि द्वारा क्या होता है, जितने भी शिक्षार्थी होते हैं वो अपनी जो व्यक्तिगत जो भिन्नता होती है उसके अनुसार वो सीखने के अवसर को प्राप्त करते हैं। और इस विधि पर क्या होता है, जो हम जो विधि की बात करें इस पर पाठ्य पुस्तकों को, उनके तत्वों को अलग अलग छोटे छोटे पदों पर क्या करते हैं, हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। समझ में आ रहा है? मुझे याद समझ है में आ ऐसा। रहा है? समझ में आया हाँ या ना? जी सर, क्या जी कहा सर। मैंने, बताओ? बताइए। अभी कि मैं अनुदेशन की बात कर रहे हैं तो वो होता है क्या है? सर अगर तो सीक्वेंसिंग ऑर्डर में है तब तो स्किनर है, लेकिन मुझे अभी तक ये हिंदी में कुछ समझ देखिए नहीं थोड़ा आया, इसको सच बोलूं समझाते तो। हैं। जब हम कहते हैं कि अभिगमित अनुदेशन के अधिगम की अगर जब बात करते हैं, इस क्षेत्र में क्या है, जो जितनी भी चीज़ें प्रस्तुत की जाती हैं, जो भी आधुनिक विधियां होती हैं, इस विधि द्वारा क्या जो जो शिक्षार्थी होते हैं तो उनको क्या होता है, व्यक्तिक भिन्नता होती है, भिन्नता के अनुसार उनको सीखने के अवसर प्राप्त होते हैं। और अगर हम इस विधि की अगर बात करें तो जो पाठ्य पुस्तक होता है, उन पाठ्य पुस्तकों के जो तत्व होते हैं ना, उन तत्वों को हम क्या करते हैं, अलग अलग करके विभाजित करके छोटे छोटे उसके पद बना देते हैं। ठीक है, जब हम उस पदों में उसके रूप को अगर हम प्रस्तुत करते हैं तो वो सीखने वाला जो होता है कहीं ना कहीं सीखने में उसकी सहायता सहायता होती है, और अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार क्या है, तीव्रता से या कहें सामान्य गति से वो सीखता है। और जब हम पदों की बात करें, हम जब जो छोटे छोटे पदों की बात करें तो पदों का अध्ययन करके क्या होता है, जो शिक्षार्थी होता है उसको क्या है, अपेक्षाकृत क्या होता है, उसकी अनुक्रियाएं वो करना शुरू करता है। और जब अनुक्रियाएं करना शुरू करता है तो उसकी जांच में क्या होता है, शिक्षार्थी उसको क्या करता है, ग्रहण करता है। और जो शिक्षार्थी होता है निरंतर वो क्या होता है, तत्परता के साथ क्या है उसमें बना रहता है। मान लीजिए दो पल के लिए इस तरीके से समझिए, हम जब बच्चों को छोटे जब हम कोई सेंटेंस से पढ़ाते हैं तो सेंटेंस से बच्चा एकदम पूरी तरीके से सेंटेंस नहीं पढ़ पाता है, तो हम क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे पदों में क्या करते हैं, तोड़ते हैं। हम बच्चों को कहते हैं ना कि इसको मिलाकर ये शब्दों का निर्माण किया जाता है। समझ में आ रहा है? तो जी अब तो सर, जी समझ में आ सर। गया होगा। चलिए जी अब सर। आगे बढ़ते हैं। अब हमने यहाँ पर देख पा रहे हो कि यूजीसी की स्थापना कब हुई थी, 1953, 1956, 1958, 1960? सर सर 1956। 1956 में। 56 में। 56 में ना? 56 में। तो आप ये देख पा रहे होगे, तो 56 सही है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा पर विचार किया गया। किस पर विचार किया गया बताइए? यहाँ पर थोड़ा सा लोग, मेरे तो समझ में बात नहीं आती कि ये लोग अगर जुड़ना है तो पहले क्यों नहीं जुड़ते हैं। देखिए हमने कहा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा पर विचार किया गया है, तो प्रत्यागमन के रूप में है, निवेश के रूप में है, राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में है, या सामाजिक कार्यक्रम के रूप में, किस रूप में है? सर सी। सी, राष्ट्रीय कार्यक्रम। राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में। और कोई? जी सर। और सर ये प्रत्यागमन क्या नहीं होता सर, सर निवेश के, सर बी ऑप्शन होगा सर। चलिए देखते हैं ऑप्शन बी,
निवेश के रूप में, ठीक है, हम किसी में निवेश करें, इन्वेस्ट करते हैं, तब हम जाके शिक्षा पर हम क्या करते हैं, हम विचार जब करते हैं, हमने कहा इन्वेस्टमेंट कितना होगा। तो हमने जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पढ़ाई था, उसमें हमने सारी बातें करी थी। फिर उसके बाद हमने जो पढ़ाया था आपके 92 पढ़ाया था, उसके बाद NEP 2020 पढ़ाया था, तो सभी आपको पता होगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो शिक्षण सहायक सामग्री किस उपागम से संबद्ध है, ये बताइए। बहु इंद्रिय उपागम से, प्रणाली उपागम से, कठोर शिल्प उपागम से, या मत शिल्प उपागम से? सर बहुइंद्रिय। सर ऑप्शन ए ए हाँ। बहु इंद्रिय उपागम से। सभी लोग जी सर। और लोग जी किस सर। तरफ जा रहे हैं? सर ऑप्शन ऑप्शन ए। ए की तरफ। चलिए देखते हैं, ऑप्शन ए सही है। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे, अगला प्रश्न क्या है। ली थायर के अनुसार संप्रेषण के मूल कार्यों को बांटा जाता है कितने भागों में? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में? ABCD। सर 4। सर सी सी आंसर। और सर मेरे को 5 पता नहीं क्यों लग रहे हैं। सर 5। 5 सर और ऑप्शन डी। जब तो मैं वेट कर रहा हूँ और बच्चों को कनेक्ट कर रहा हूँ। चलिए बताइए। बोलो। नहीं बोल रहे हो? चलिए, जिन्होंने बोला है उसका आंसर देखिएगा। हमने बात करें ऑप्शन सी, यहाँ पर 4 भागों में हमने इसे विभाजित किया, तो 4 भाग हैं, या देखिएगा, ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ना है। हम 20 नंबर के प्रश्नों को हम यहाँ पर आपके सामने साझा कर चुके हैं। अब हम 21वें नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा, 21वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE की स्थापना हुई 1973, 1986, 1990 में, या फिर 1991 में? 73, 86, 90, 91 कब हुई थी? बताइए। सर 1995 में। 1900 सर ऑप्शन बी। 95 में हुई थी सर। सर इसमें जो यहाँ पर फिर इसका गलत जो क्या यहाँ होगा पर ना। ऑप्शन दिया है उसको बताइए। सर बी। हम्म सर ये क्वेश्चन गलत होगा ना, आयोग ने इसका फिर बाद में दिया होगा। 1995 राष्ट्रीय में ही हुई अध्यापक थी। शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? तो अगर हम बात करें, याद रखिए, थोड़ा सा ध्यान में रखो, जो NCERT की अगर हम बात करते हैं तो भारत सरकार क्या है, एक ये संवैधानिक निकाय के रूप में हम इसको जानते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद 1993 का जो संस्करण था, अगर हम उसके अनुसरण की बात करें तो साल आता है आपका 17 अगस्त 1995। याद रख लीजिए। यहाँ पर हम क्वेश्चन इसको हम शो करते हैं, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर ए दे रहा है, मगर यहाँ पर अगर जो भी बच्चा से ए करता है तो इसमें मुझे लगता है सभी को नंबर मिलता। तो यहाँ पर 73 दे रहा है। तो जो हमने कहा कि जो राष्ट्रीय अध्यापक परिषद था उसका जो अधिनियम आया था, याद रखिएगा, अधिनियम आया था 1993 में आया था, और उसके अनुसरण जब इसको इम्प्लीमेंट में लाया गया था, इम्प्लीमेंट में 17 अगस्त 1995 को इसको अस्तित्व में ये आया था। याद रखिएगा, 2 चीज़ें हैं, याद देखो। पहले हमने कहा कि राष्ट्रीय अध्यापक परिषद की जो परिषद अधिनियम लाया गया था, तो अधिनियम कब लाया गया था? 1993 में लाया गया था, और उसका अनुसरण जब किया था, उसको इम्प्लीमेंट में जब लाया गया था 17 अगस्त 1995 को, ये अस्तित्व में है। इसको क्या कहे, पूरे देश भर में शिक्षक और शिक्षा के नियोजन और समन्वय के लिए, इसको प्राप्त करने के लिए, शिक्षक का जो शिक्षा के मानदंड होते हैं उनमें विनिमय करने के लिए, रख रखाव के लिए इसको क्रियान्वित किया गया था। याद रखिएगा, तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है अपने आप में, क्योंकि मार्मिक प्रश्न है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि कोठारी आयोग का गठन कब किया गया था? 1964, 1962, 1950, 1999? सर ए, ए। 1964 में। सही है।
अगर हम जी इसकी सर। डेट पूछें तो डेट बता सकती हैं? चलिए ऑप्शन शो कर रहा हूँ, राइट है। ये कह रहा है कि 1964 में। तो मुझे थोड़ा सा कोठारी आयोग के बारे में बता सकती हैं? इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत करी थी? कुल इसमें कितनी संस्तुतियां रही थी? बता सकते हैं? इंदु जी। नहीं सर, नहीं, मैंने सिर्फ ऐसे ही याद किए हुए हैं सर कोठारी इस योग तरीके से किसके मत बारे याद में था करो, और क्या इस था, तरीके से ज्यादा घातक डिटेल में साबित नहीं हो पढ़ा। जाएगा। मैं पहले बता रहा हूँ, अगर आपको क्लास लेनी है, जितने भी मैंने वो वीडियो बना के जी रखी सर। है, तो वहाँ पर उसको चेकआउट करिए। वो बहुत ज़्यादा मैं तो थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। जब हम कोठारी आयोग की बात ठीक करते है हैं सर। तो 1964 की ये बात करी थी। तो भारत की जो केंद्रीय जो सरकार थी, उसने क्या करा था, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में क्या किए थे, स्कूली शिक्षा प्रणाली को एक नया एक आकार और नई दिशा देने के उद्देश्य से इस आयोग का गठन किया गया था। इसे कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। आप याद रखिएगा कि कोठारी आयोग उस समय क्या था, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्या थे, अध्यक्ष के रूप में थे। और आयोग ने क्या करा, स्कूली शिक्षा का गहन अध्ययन करने के लिए इसमें समीक्षा करी थी कि भैया हम शिक्षा के क्षेत्र में कितना गहन अध्ययन कर सकते हैं। तो उसकी क्या की थी, समीक्षा इसमें प्रस्तुत की थी। और भारत के इतिहास में अगर हम देखें तो आज भी सर्वाधिक रूप में अगर हम देखें, इसका गहन अध्ययन माना जाता है। अगर हम कोई सबसे ज़्यादा सफल आयोग अगर हम मानते हैं तो कोठारी आयोग ही वो सबसे ज़्यादा सफल आयोग है, जिसने एनपी जो बड़ी बड़ी जो शिक्षा नीति थी, कहीं ना कहीं छोटी से लेके ऊपर तक की अगर हम बात करते हैं तो उसमें सारी चीज़ें रखी गई थी। थोड़ा तो इसको मैं बता देता हूँ। जब हम बात करते हैं कि मुदालियार आयोग के द्वारा दिए गए जितने भी सुझाव थे, वो माध्यमिक शिक्षा आयोग में कहीं ना कहीं परिवर्तन किए गए। और साथ ही का जो परिवर्तन की बात करते हैं तो शिक्षा के उद्देश्यों को उसमें पूर्ण ना कर सके, तो इसीलिए सरकार ने क्या है, शिक्षा को समग्र रूप से सोचने और समझने और पूरे देश में इसको सम्मान नीति का निर्माण करने के लिए उद्देश्य से किया गया था। 14 जुलाई 1964 में डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में क्या कहती है, जो 17 सदस्यों की के साथ एक क्या कहती है, एक कमेटी का गठन किया था, जिसे कोठारी आयोग का गठन किया। और कोठारी आयोग स्वतंत्र, जब हमारे जब भारत स्वतंत्र हो जाता है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संपूर्ण देश में अगर हम देखें, शिक्षा पर बल देने वाला कहें या शिक्षा पर आधारित एक आयोग बनाया गया, जिसने सामाजिकता और साथ ही उसमें बदलाव उसको ध्यान में रखकर अपने सुझाव इसने दिए। और अगर हम बेसिकली अगर हम इसके कॉन्सेप्ट को समझे, 2 अक्टूबर 1964 को क्या किया था, कोठारी आयोग ने वास्तव में अगर हम देखें तो अपने कार्य को प्रारंभ किया। और साल आता है, आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ, जिसने नहीं समझा तो थोड़ा हवा वैसे समझा। 29 जून 1966 को कोठारी आयोग ने क्या कर दिया, अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को उसके समक्ष ये प्रस्तुत की थी। तो अपने समक्ष जब प्रस्तुत की थी तो कोठारी आयोग के सदस्यों में अगर हम बात करें तो 6 सदस्य जो थे अन्य देशों के शिक्षाविद थे। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोठारी आयोग में कितने विदेशी सदस्य थे, तो आपको बता दीजिए 6 जो सदस्य थे वो क्या थे, अन्य विदेशी सदस्य इसमें थे। और कोठारी आयोग ने क्या करा था, कोठारी आयोग ने पूरे देश में अगर हम बात करें, अगर मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि कोठारी आयोग की जो मैंने वीडियो बनाई है, अगर उस वीडियो को देख लोगे तो हमारा कोठारी आयोग अभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकते हो। जैसे मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, तो कोठारी आयोग ने क्या करा, पूरे देश भर में भ्रमण करा। तो 9000 व्यक्तियों का यहाँ पे क्या किया था, इंटरव्यू किया गया था और उनका साक्षात्कार भी लिया गया था। और समाज का जितना भी हर वर्ग हर तबके से इसने क्या करते सुझाव मांगे थे। और कोठारी आयोग ने क्या करते अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करने में क्या करा था, इसने 2 वर्ष का समय इसने लगाया था। थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा, 2 वर्ष का समय लगाया था। तो ये थोड़ा सा टॉपिक आ गया, इंदु जी ने कहा कि मुझे पता नहीं है, तो इसलिए मैं इसको समझा रहा हूँ। तो कोठारी आयोग ने क्या किया था, अपनी रिपोर्ट जब भारत सरकार को सबमिट करी थी तो उसमें 700 पेजों की इसमें क्या करी थी, 700 पेजों की एक जो रिपोर्ट थी उसको प्रस्तुत की थी। और जो ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी 3 वॉल्यूम में, कहने का मतलब है कि 3 अध्याय में इसको प्रस्तुत किया गया था। और कोठारी आयोग ने क्या कहते अपनी रिपोर्ट उस टाइम पे जो उस समय तत्कालीन जिस समय ये रिपोर्ट केंद्र सरकार को जब सबमिट की गई थी, तो उस समय केंद्र में जो शिक्षा मंत्री रहे थे MC छगुल्ला करके था, छगुल्ला एक आता है नाम, तो उन्होंने इसको प्रस्तुत किया। और कोठारी आयोग की जो रिपोर्ट थी, रिपोर्ट को जो टैलिंग किया गया था, और अगर शिक्षा और राष्ट्रीय प्रगति को ये कहीं ना कहीं
समर्पित की गई थी और कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में अगर कहें तो 23, याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, यहाँ पर नोट डाउन करते चलिएगा कि कोठारी आयोग ने क्या करा, जो अपनी रिपोर्ट थी, अपनी रिपोर्ट में 23 क्या थी, संस्तुतियों को प्रस्तुत की थी। और कोठारी आयोग के कुछ ऐसे सुझाव थे, सुझावों के बारे में अगर मैं चर्चा करूँ थोड़ा, उसको भी थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि हमने कहा कि समान पाठ्यक्रम के लिए क्या करें, बालक और बालिकाओं को विज्ञान गणित की शिक्षा यहाँ पर दी जाएगी। इन्होंने कहा कि 25% माध्यमिक स्कूलों में, व्यवसाय स्कूल, जो व्यवसाय स्कूलों में क्या करता है, उनको परिवर्तित कर दिया जाएगा। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 25% जो माध्यमिक स्कूलों को व्यवसाय स्कूलों में परिवर्तित करने के लिए कौन से आयोग के द्वारा संस्तुति दी गई थी, तो आपको बताना कोठारी मुद्दालय ये दिया पूछा जाएगा, कोठारी आयोग ने की गई थी। और अगर हम आपको चर्चा करूं, जितने भी बच्चे थे ना, चाहे प्राइमरी कक्षाओं में अगर हम बात करते तो इसी समय में आपकी मदर टंग की जब हम बात करते हैं तो मदर टंग की शिक्षा दी जाएगी। तो ठीक है, याद रखिएगा। और यही जो आयोग था माध्यमिक शिक्षा स्तर की अगर बात करें तो स्थानीय भाषा में भी क्या कर, जो हमने कहा कि क्षेत्रीय भाषाओं को या स्थानीय भाषाओं को जो प्रोत्साहित करने की जो बात करी गई थी, तो इसी ने की थी। और आपको एक चीज़ और बता दूं, प्राइमरी का जो सुझाव दिया था, याद रखिएगा बहुत में, अगर हम राधा कृष्णन आयोग की बात करें जो मुदाले आयोग की, इन्होंने एक पर्टिकुलर, एक जैसे माध्यमिक आयोग को उठाया तो अलग अलग किसने उच्च शिक्षा को उठाया, तो ये एक ऐसा आयोग था कोठारी आयोग, ये सबसे सफल आयोगों में से एक माना जाता है। इसने भारत की जितनी भी शिक्षा व्यवस्था, चाहे वो प्राथमिक स्तर से लेके उच्च शिक्षा तक की बात इसने करी, ये सभी को लेके चला था, याद रखिएगा। तो इसी ने ही क्या करे, प्राइमरी जो शिक्षा थी उसका कहीं ना कहीं सुझाव दिया था। इतना समझ गए? जी सर। इसमें कोई अगर कोई गुंजाइश हो या कहीं पर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मेरी वो वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें आपको सारी चीज़ें आपको उपलब्ध हो जाएंगी। ठीक है ना? अब हम बात करेंगे अगले अगले टॉपिक की बात कर रहे हैं, तो अगला टॉपिक क्या है, अगला प्रश्न क्या है, सभी राज्यों में कॉम्प्रेहेंसिव कॉलेजों की स्थापना की जाएगी, यह सुझाव किसने दिया था? सर कोठारी आयोग ने। मैं राधा कृष्ण के साथ कुछ आगे सर सी। बताइए, पक्का कहा था? देखिए, शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, शिक्षा नीति 1986 है, कोठारी आयोग, राधा कृष्णन आयोग, या इनमें से कोई नहीं? बताओ जल्दी बेटा। सर राधा राधा कृष्णन कृष्णन आयोग कह आयोग। रहे हैं, तो इसमें से देखते हैं ऑप्शन बी, कोठारी आयोग। ठीक है, जो पहला जिसने कहा था उसको अपने प्रश्नों पर भी थोड़ा सा ये रखिए कि हाँ मैं जो कह रही हूँ वो सही है, तो ये है। अब यहाँ पर देखिए, शिक्षण कार्य के मुख्य घटक हैं कौन से हैं, ए बी सी डी यहाँ पर दिए हैं। शिक्षण छात्र अभिभावक, या फिर शिक्षक छात्र प्रधानाचार्य, शिक्षक छात्र पाठ्यक्रम, या शिक्षक और छात्र। सर सी। सी। दो ही बच्चे हैं और बच्चों के मुंह में क्या दही जमी है? इंदु, जी सर, सी सी बोल दिया। चलिए सी कहा आपने, तो सही है, उत्तर एकदम सही है। और मूल्यांकन क्षेत्र है, सीमित है, असीमित है, संकुचित है, या विस्तृत है? सर विस्तृत। विस्तृत सर, डी। तो यहाँ पर डी विस्तृत है, सही है। अब इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? शिक्षण एक कला है, शिक्षक प्रशिक्षण किए जा सकते हैं, या फिर शिक्षक जन्मजात होते हैं, या ये सभी? सर सी गलत है। ये गलत है सर, शिक्षक जन्मजात होते हैं। ऑप्शन सी सही है। अब यहाँ पर देखिए, बहुउद्देशीय विद्यालयों की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी, किसने की थी? बुड घोषणा पत्र द्वारा की गई थी, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा की गई थी, माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा की थी, या शिक्षा आयोग द्वारा की गई थी? सर शिक्षा आयोग। माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा। शिक्षा। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग कह रहे हैं, और विश्वविद्यालय, और बताओ। चलिए इसे शो करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि सी, माध्यमिक शिक्षा आयोग सही है। अब यहाँ पर देख पा रहे हो, राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना प्रारंभ हुई थी, राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना प्रारंभ हुई थी 1980, 1990, 2009, 2000 में। सर ए। है
सर मेरा तो ए है। उसको मेरा ए 1980 कह सकती हो। 1980 में सर। और चलिए प्रश्न शो कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। रूसा का पूरा नाम ना, रूसा का पूरा स्वरूप है क्या है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान सर, बी। बी। जो तीसरे नंबर और पर, बी। बी बी। चलिए शो करता हूँ, ऑप्शन बी सही है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर का नहीं है? कंप्यूटर का नहीं है। प्रशिक्षण को आंकड़ों का प्रतिक्रियान करना, या लेखा लेखा परीक्षण हेतु, या फिर मूल्य विकास, या शिक्षण की न्यून नाम पूर्ति। न्यूना पूर्ति क्या होता है सर? अब देखो, सर सी। नॉर्मलाइज कर अब नॉर्मलाइज कर मॉरल मॉरल नॉर्मलाइज करना। डेवलपमेंट तो नहीं होती सर। ठीक सर सी। सर, तो मूल्य ये विकास जो भी है। चलिए सी ऑप्शन है, देखते हैं क्या है। ऑप्शन सी एज ए राइट आंसर। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ग्रामों में उच्च शिक्षा की अवधारणा को सर्वप्रथम इंगित करने का श्रेय किसे जाता है? राम मूर्ति समिति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, या शिक्षा आयोग, या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। सर ए। और बताइए। सर ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसमें तो नहीं है सर, मुझे नहीं आता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ रही मेरी क्लास। और बच्चे, चलिए शो कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग था, कि इन्होंने क्या करा था, जो उच्च शिक्षा की आवश्यकता को ये इंगित करते करा कि ग्रामों में सभी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की हम बात करें, तो उन्होंने कहा कि पूरे जो ग्रामों में भी कहीं ना कहीं विश्वविद्यालयों को या महाविद्यालयों को स्थापित करने के लिए दूर दराज क्षेत्रों में, अगर हम कहें जहाँ पर जो शिक्षा लेने के लिए लोग नहीं आ पाते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वविद्यालयों को स्थापित करने का ये श्रेय इसको जाता है। तो याद रखिए, जब जहाँ पर हम उच्च शिक्षा की बात करते हैं तो वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग न, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की ही बात करेंगे। राधा कृष्णन आयोग के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, एनसीटीई का मुख्य कार्य क्षेत्र है? सर शिक्षक शिक्षा, बी। बी शिक्षक शिक्षा। सर बी। बी बी है, शिक्षक शिक्षा। सभी का बी है। जी सर। चलिए शो कर रहा हूँ, जी सर, सर मेरा बी ए। एज ए राइट आंसर है। अब यहाँ पे देखो, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सैम पित्रोदा। सर सैम पित्रोदा। और सर सैम पित्रोदा। सी है। सही है, जी सर। बिल्कुल सही है। ये ज्ञान आयोग के जो अध्यक्ष थे, ये वो कौन से प्रधानमंत्री थे जिसके समय में ज्ञान आयोग का गठन किया गया था? बताइए। सर सर मनमोहन सिंह जी। और बताओ। सर हाँ, मनमोहन सिंह जी थे। तो ज्ञान आयोग का कब लाया गया था? ज्ञान आयोग किस वर्ष से था? 2005 में। बिल्कुल सही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, साला दर्पण, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद देखिएगा। मैं जो जो चीजें महत्वपूर्ण है मैं कह भी दे रहा हूँ। सर केंद्रीय विद्यालयों से, केंद्रीय विद्यालय कि 2015 में हुआ था इसका इनॉग्रेशन। चलिए केंद्रीय विद्यालय सही है। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे, आरटीआई एक्ट की किस धारा के अंतर्गत गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों के 25% स्थान आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों को हेतु आरक्षित है? आरटीई एक्ट सर के, 12(1)(c). हाँ जी, ए है सर इसका। ए 12(c). जी सर, 12(1)(c). हाँ, और कोई? यही है सर राइट आंसर, शायद ईडब्ल्यूएस के बच्चों को इसी में देते हैं। और कोई? सर ये मुझे नहीं आता। तो इसको गिव अप करोगी? सर मैं इसका आंसर सी चूज करूंगी। चलिए,
तो ऑप्शन ए इंदु जी सही कह रही हैं, क्योंकि इंदु जी उस क्षेत्र से आती हैं तो उनको सारा पता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो डिजिटल जेंडर ये दिया है एल सर इसके सारे बालिकाओं से हैं डी, संबंधित ये है, सभी किससे हैं है? सर, एटलस सभी से अनुसूचित मुस्लिम अनुसूचित वही एसटी एससी और मुस्लिम अल्पसंख्यक, ओवरऑल इसका डी आएगा सर, डी। ओवरऑल डी सभी। जी सर, डी कंफर्म। चलिए और भी बताइए, और बच्चे बताइए। सर ये भी नहीं आता मुझे। चलिए और किसे आता है फिर? सर डी ऑप्शन। चलिए ऑप्शन डी। यहाँ पर अभी तुक्का मार रही हो, अगर जो क्वेश्चन आता है तो तुरंत ही बताओ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना की सिफारिश का आधार क्या था? यहाँ पर आपको देख पा रहे सर हो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। 1906। सर ए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ठीक है सर। चलिए देखते हैं, बिल्कुल सही है। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सर मुदालियर। मुदालियर। तो ऑप्शन बी डी एस कोठारी सर। जी। राधाकृष्णन आयोग का संबंध था किससे था? सर उच्च शिक्षा से, सी। उच्च शिक्षा से। चलिए उच्च शिक्षा मान लेते हैं, सही भी हो गया है। अब इसका देखिए, इंडिपेंडेंट रेगुलेटेड आर्थरिक फायर फॉर हायर एजुकेशन की स्थापना की सिफारिश किसने की थी? यूजीसी ने की थी, एनकेसीएन ने की थी, एआईसी सर ज्ञान आयोग ने की थी, यही नेशनल केसीएन जो है, बी। बी। और कोई? हाँ ज्ञान आयोग था। और भी बताइए। सर ये नहीं आता मेरे ख्याल से ए, लेकिन मुझे नहीं आता, ये मेरा सिर्फ गैस है कि ये हो सकता है ए। चलिए ऑप्शन बी, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं अगली श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं। 40 नंबर के प्रश्न हम आपके सामने रख चुके हैं। कितने प्रश्न आपने सही करे हैं ये आप भली भांति स्वयं परिचित होंगी। खंड 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। खंड 1 समाप्त होता है, खंड 2 की शुरुआत होती है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो पॉलिटिकल साइंस से हम यहाँ पर बात करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 का संबंध निम्न में से किससे है? पंचायती राज, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या राज्यपाल? जल्दी से आंसर दीजिए। सर कंफर्म नहीं है, लेकिन राज्यपाल के साथ ही जाऊंगी मैं। ठीक है। और सर पंचायत राज। मेरे से मत कहिए कि पंचायत सर राज। पंचायती राज। जैसे इंदु जी के सर ए। जैसे सर ए है। जैसे इंदु जी कह रहे हैं कि मैं राज्यपाल के साथ जाऊंगी, खत्म बात। तो सर पंचायती राज मेरे से क्यों पूछ रहे हो? सर नहीं सर पंचायत राज। सर मेरा नहीं, मैं पूछ नहीं रही हूँ सर, मैं बता रही हूँ ये बोलो कि पंचायती राज मेरा पंचायती राज है सर। ए है। जी सर पंचायती राज ओके। है। चलिए ऑप्शन ए एज राइट है। अब इंदु जी यहाँ पर देखिए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और ये एक ही क्रम में आ जाते हैं। ये पंचायती राज है जो 4 अप्रैल को ये बनाया जाता है। तो याद रखिएगा, इसका पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, प्रतिवर्ष मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। बेसिकली मुझे सभी को ये क्वेश्चन आता होगा। सर 10 दिसंबर ह्यूमन राइट को बोला था, 10 ओलंपिक दिसंबर। मशाल किसका प्रतीक है? खेलने के उत्साह में खेलने के चुनौती या उत्साह का। निर्जरता या फिर अखंडता? खेलने का उत्साह। और अभी उत्तराखंड में 38वें वो राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं, तो उस मसाल का नाम क्या है? सर तेजस्विनी। उसके ऊपर क्या बना है? तेजस्विनी किस रूप में उसको ढाला गया है? सर उसके ऊपर ब्रह्म कमल बना है। सर ब्रह्म तो यहाँ पर आपने इसका ऑप्शन 43 का ऑप्शन क्या दिया हुआ है? सर मेरा नंबर है। देखते हैं ऑप्शन सी, निरंतरता। ये क्या होता है? हमें निरंतरता बढ़ते ही रहना है, बढ़ते ही रहना है। तो यहाँ पर आप सभी का आंसर गलत होते हुए।
तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ ने किस भारतीय बैडमिंटन के खिलाड़ी को आई एम बैडमिंटन जागरूकता अभियान हेतु राजदूत बनाया था? तो श्रीकांत को या सिंधु को या नेहवाल को या सर अर्शन, बताइए। सर पीवी सिंधु। सिंधु, सिंधु। और बताइए। जी सर। एक ने तो बी बताया, और बताइए। और कोई नहीं बताएगा? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन बी, पीवी सिंधु। ठीक है, अब इसका आंसर बताइए। इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? लॉन्ग टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, फुटबॉल? टेबल टेनिस से सर, टेबल टेनिस। मेरे ख्याल से सर मेरा तो डी है सर, फुटबॉल शायद, मुझे नहीं पता लेकिन डी है। टेबल टेनिस है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन बी, टेबल टेनिस से है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किन केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों के विलय हेतु संसद द्वारा दिसंबर 2019 में बिल पारित किया गया था? एक, अंडमान और निकोबार एवं पांडुचेरी, सर सी। असम और अरुणाचल प्रदेश, और दादरा नगर हवेली और दमन दीव, या फिर चंडीगढ़ और दिल्ली? हम्म, सर सी सी। सी। और कोई? और सर हाँ, ऑप्शन सी। सी बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर देखो 47 नंबर का प्रश्न है। भारत ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा से किस तिथि को अपने चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण किया था? 2019, 2000 जून 2019, 2 जुलाई 2019, अरे यार यहाँ पर डेट दिया है, 22 जून 2019, 22 जुलाई 2019, 21 जुलाई 2019, 22 अगस्त 2019। कब किया गया था? सर 22 जुलाई 2019। 22 जुलाई 2019 सर। 2019। क्या बात है, अभी रेणु जी की आवाज़ एकदम ऐसे तड़कते भड़कते आई, तो इसी तरीके से आंसर दो। तो यहाँ पर देखिए 2019 सही कहा आपने, 22 जुलाई 2019, बी ऑप्शन। अब भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए दिए जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, दादा फाल्के पुरस्कार, सन 2018 में किसे दिया गया था? अनुपम खेर, अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर, या बमन ईरानी? सर मंगेशकर। मुझे क्या पता। लता मंगेशकर। सर बी ऑप्शन, डी, अमिताभ बच्चन। बी ऑप्शन, अमिताभ बच्चन। और सर बी, बी सर बी। चलो बी कह दिया आपने। और भी बताओ फिर, और भी तो हैं इसमें बच्चे जो ऑनलाइन देख रहे हैं, वो भी आंसर दीजिएगा, क्योंकि मैं अभी आप लोगों का जो कमेंट अभी नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि अभी मेरा पूरा फोकस आपका पढ़ाई पे ही है, तो इसलिए कमेंट पे ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा। आप बताते हुए चलेगा, अपना मूल्यांकन स्वयं करते हुए चलिएगा। चलिए बताइए इंदु जी। सर मैं तो लता मंगेशकर बोल रही हूँ, पर मुझे पता नहीं। चलिए देखते हैं क्या है। सर ऑप्शन ये है अमिताभ बच्चन जी को दिया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर देख पाते हैं श्री सुंदर पिचाई किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईओ हैं? एप्पल के हैं? गूगल की है। गूगल के हैं पक्का? हाँ हाँ जी सर, हाँ जी। चलिए आप कह रहे हो तो इतना जोर दे रहे हो तो सो भी कर लेता हूँ। तो ऑप्शन डी, किस किस के हैं देख लो। किसके हैं? एक तो आपके, एप्पल इंक, अल्फाबेट इंकल, गूगल LLC। हाँ अल्फा जो ट्रेडिंग इंक है, और साथ ही गूगल के हैं, तो याद रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करेंगे अगला, संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क के अंतर्गत COP25 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? फ्रांस, भारत, स्पेन, नेपाल? बताइए। कहाँ हुआ था? सर नहीं पता। तो मुझे भी नहीं पता, तुम में नहीं पता तो मुझे भी नहीं पता।
कोई तो आंसर दो। चलिए, शो कर रहे हैं आपने इसका आंसर गिव अप कर दिया है, तो यहाँ पर आपका सर काठमांडू। स्पेन में हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे हो कि निम्न में से कौन ओ सलो समझौते से संबंधित है। बताइए, भारत और पाकिस्तान के मध्य परमाणु समझौता हुआ था, या डाटा जो स्थानीयकरण हुआ था, या इजराइल और सरकार और फिलिस्तीन मुक्ति मोर्चे के बीच समझौता होता है? इनमें से कोई नहीं। तो अंतर्राष्ट्रीय समसमय की घटना चल रही है। बताइए, अभी तो और भी महत्वपूर्ण समसमय की घटना 2025, 24, 23 से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बताइए, शायद। ऑप्शन एक को तो पिक करो। तो सर यही होगा फिर, इजराइल और फिलिस्तीन। ऑप्शन सी। जी सर। ऑप्शन सी है राइट आंसर, तुक्का सही लगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, वर्ष 2019। सर आपने बोला हाँ ना जी, कि लगातार लड़ाई हाँ। चली हुई है तब। तो देखिए, वर्ष 2019 का साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? बताइए, पीटर हैंकेन या ओल्गा, किसको दिया गया था? ए बी दी, ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? सर सी। सी। चलिए सी। देखते हैं। ऑप्शन ए पीटर, ठीक है। अब यह देखिएगा, ये प्रश्न है आपका साइंस से रिलेटेड आ गया। प्याज के रंग, ये प्याज के लाल रंग के होने का कारण क्या है? जस्ता की गंधक के लौ की उपस्थिति, या एंथोसाइन? सर ये एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन का एंथोसाइनिन। पक्का? चलिए, हाँ सर, ये तो पढ़ा हुआ है ऑप्शन बी, एंथोसाइनिन। पढ़ लिया, पढ़ा है, गंधक की उपस्थिति के सर ये फिर गलत है, ये गलत अभी होगा हम इसका आंसर ना, आयोग ने 2-4 नंबर दिए एंथोसाइनिन थे। होता है, चेक हाँ करता सर, हूँ मैं। लेकिन चेक कर लीजिए पहले। प्याज के रंग हाँ लाल होने का कारण, तो आई थिंक अगर हम देखें तो ये क्या कह रहे हो? देखिए, बिल्कुल सही है ऑप्शन डी। ये आयोग ने गलत उत्तर दिया है, ऑप्शन डी एज ए राइट आंसर, ठीक है, सही कह रही है। ऑप्शन 54 का देखते हैं, निम्नलिखित में से सर्वाधिक भेदन क्षमता वाली एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य होती है? 2A, 4A, 6A, 8A? इंदु जी। सर। सर ये नहीं आता मुझे, तुक्का मारा होगा मैंने वहां पे, मेरे ख्याल से शायद ये 2A होगी। आपने तो ये टेस्ट ए। निकाला है बच्चा। अब सर मैंने बोला ना, मेरी कोई नहीं, रीजनिंग चलिए स्ट्रांग है। चलिए, ठीक है, देखते हैं। ये नहीं है इतना। तो यहाँ पर ए 2A बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है। हाँ। हाँ सर, तो कोई तुक्का नहीं, ऐसे ही यहाँ लग पर भी गया होगा अच्छा वहां लग रहा पे। है। आई थिंक मैं कहूँ जो ये 27 अप्रैल को जो पेपर हो रहा है, तो यहाँ पर ऐसे ही तुक्कों की भरमार लग जाए आपकी, हम ऐसे पेयर करते हैं। सर। सर अब मुझे स्क्रीनिंग नहीं, अब मुझे ओह, पीसीएस चाहिए। अब मेरा मन हट गया चलिए इससे, हम मैं। पीसीएस हाँ। में हम आपको क्वालिफाई करेंगे, हम भी उसमें दौड़ेंगे, मगर हम ज्वाइन नहीं करेंगे। तो आई थिंक लोअर पीसीएस कौन ज्वाइन करेगा? करेंगे तो पीसीएस करेंगे, तो आई थिंक आपके लिए तो अच्छा ही है कि आप तहसीलदार बन जाओगी, बहुत अच्छी बात है। अब चलिए, यहाँ पर आप देखो आपकी रीजनिंग आने लग गई है। यदि माता पिता दोनों का रक्त ए बी पॉजिटिव हो तो उनके बच्चों का रक्त समूह क्या हो सकता है? सभी ए सर ए बी पॉजिटिव भी हो सकता है, ओ पॉजिटिव भी हो बी आना सकता है, तो चाहिए, डी और कोई आना बच्चा चाहिए। बताएगा? रेनू, ममता, रोशनी, गीता, सलमा, कोई तो बताओ। सर मुझे तो नहीं आ आए रहे। नहीं तो कहाँ से आएगा? तुक्का मार दो। चलिए, तुक्का तो लगा सकती हैं।
चलिए ऑप्शन शो कर रहा हूँ, ऑप्शन सी, बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव प्लस बी पॉजिटिव हो सकते हैं। ठीक है इंदु जी, ए सर ये भी एक बार चेक करना पड़ेगा ए क्योंकि बी ओ भी आता है ए बी वालों का। तो ये देख लीजिए ऑप्शन, हाँ तो हाँ देख सर, लीजिए ए बी ऑप्शन पॉजिटिव ए, वालों का ना ये ओ सही भी है, आता है। चेक कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती, तो उसको क्या कहते सर जाते हैं? गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं इसे। ऑप्शन ए बी सी डी। गैल्वेनाइजेशन, इसमें ममता, गैल्वेनीकरण। ए। सर यहाँ मेरा हाथ बन गया। थोड़ा टाइट है। चलिए यहाँ पर देख पा रहे होगे, सर यहाँ नहीं आता मुझे। ऑप्शन ए की तरफ गई हैं, बिल्कुल सही है। सर हाँ। अब ये तो पता होगा, पढ़ा होगा, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि की इकाई है? द्रव्यमान की, दूरी की, चाल की, या ताप की? सर ये तो दूरी की, सिंपल सा दूरी की। प्रश्न है, इसको तो कर लेना चाहिए। तो दूरी। अब यहाँ पर रक्त में पाए जाने वाले कणिकाओं जिनका संबंध रोग प्रतिरोध क्षमता से होती है, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं। सर व्हाइट ब्लड सेल जो होते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। बिल्कुल श्वेत सही है। रक्त बी बी। कणिका। अब यहाँ पर टीका किसने शुरू किया था? सर टीका सभी टीका होंगे किसने किया इसमें। था? सर एडवर्ड जेनर, ये और सर कोई? तुक्का है मेरा। ए बी सी डी। चलिए सर शो बी। कर रहा हूँ मैं। तो सर डी। ऑप्शन बी एज ए राइट आंसर जेनर है। ठीक है, तो तुक्के भी ऐसे लगने चाहिए ना जो इसकी सीधे निशान पे लगे। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे, आपने देखा होगा कई दफे वाहनों के पीछे का जो ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जब ड्राइवर के सीट के सामने एक दर्पण लगा होता है, उत्तल होता है, अवतल होगा, समतल दर्पण हो गया, इनमें से कोई नहीं होता, कौन सा होता है? जो पीछे की गतिविधियों को नजर रखता है। हाँ जी, अंदर को धसे हुए होते हैं ना शायद। सर ये कनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर कुछ बोलोगे ऐसे? चलिए और सर ए। चलिए देखो, उत्तल दर्पण होता है जो हम देखते हैं, अवतल दर्पण होता है। अब यहाँ पर देखिए, एक गेंद नहीं सॉरी एक लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर जाकर रुक जाती है, क्यों रुक जाती है? सर ये घर्षण बलों के गुणांक के कारण। बलों के कारण, या गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण, या घर्षण के कारण, इनमें से ये कोई वाली नहीं। हिंदी आती नहीं। सर सी, घर्षण बलों के कारण। शो कर रहा हूँ, बिल्कुल सही होगा। तो अब ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर देख पा रहे हो, नाना घाट अभिलेख निम्न में से किस शासक के में विस्तृत जानकारी प्रदान करती है? यहाँ पर आपका हिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट हो गया है, तो बता सकती हैं? सर गौतमी पुत्र शातकर्णी क्या है ये? हाँ यही होगा शायद। और कोई? सर तुक्का है, पता नहीं। चलिए, और बताने में असमर्थ हैं जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं, तो आप बताइए। तो यहाँ पर देख पा रहे हो कि ए है सत्य की, ये क्या है? प्रथम, ये इसके हैं। और यहाँ पर देख पा रहे हो, जो गोरेलिया जो होता है ना, गोरेला जो युद्ध प्रणाली होते हैं, उत्तराखंड में भी गोरेला युद्ध जो संबंधी वो लोग धरने में बैठे रहते हैं, हमें नौकरी दो, हमें नौकरी दो, तो उससे रिलेटेड है। तो से के संबंध में शिवाजी का अग्रगामी किसे माना जाता है? मालक छज्जू, सर ये मालक छज्जू। मलिक सर मलिक अंबर। और पता नहीं सर, मलिक मैंने नहीं पढ़ा। काफूर। और कोई? चलिए शो कर रहा हूं। तो यहाँ ऑप्शन सी, अंबर जो कहा था, जिसने भी कहा था एकदम सही कहा था, तो अंबर जी हैं। तो यहाँ पर
अरविंद जी, तो यहाँ पर आप क्यों जुड़े हो? थोड़ा सा साइड हट जाइए बाबू, आपके लिए यहाँ पर कोई स्थान नहीं है, आप बोल ही नहीं पा रहे हैं तो यहाँ पर से हट जाइए। अब देखिए, इंडिया विनिस फ्रीडम के लेखक कौन है? सर बी। बनर्जी सर बी। या मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। कलाम, सॉरी। सावरकर है, अब्दुल बी है, तो था उसका आंसर। तो यहाँ पर शो करते सर हैं बी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे होगे हिस्ट्री का ही पोर्शन चल रहा है। निम्न में से कौन 15 अगस्त 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? जवाहरलाल नेहरू, कृपलानी जी हैं, या आज़ाद जी हैं, या फिर राजेंद्र प्रसाद हैं? सर बी। कृपलानी, जेबी कृपलानी। बताओ अरविंद जी, आप बताओ। अरविंद जी, अगर बोलना नहीं है तो थोड़ा सा लैपटॉप होने की कृपा करोगे? ऑप्शन बी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत उसके कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से न्यून है? उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। सर उत्तर और कोई प्रदेश। बच्चा बताएगा? चलिए, शो कर रहा हूँ। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश सही है। अब इसमें जो युग्म है उसे सम्मिलित नहीं है, कौन सा युग्म उसमें सम्मिलित नहीं है? ए बी सी डी, बताइए कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, बताइए आपके सामने। सर ये वर्ल्ड जियोग्राफी नहीं आती। बोरा साइबेरिया, बी। ज्योग्राफी स्टार्ट होगी। चलिए, कोई तो ऑप्शन ए बी सी डी कोई तो दो। ऑप्शन बी सर ए। बोरा साइबेरिया करके दिया है, तो ये गलत है। बिल्कुल ठीक लगा है। सर तो मेरा तुक्का ठीक लगा था। तो निम्न में से कौन सा एक शीतल जल धारा है? ब्राजील है, ये गल्फ स्ट्रीम है, या बेंजुला है, या फिर अगुला हाज जलधारा है? गल्फ स्ट्रीम गल्फ स्ट्रीम। और सर ये बेंजुला सी जलधारा। बेंगुला बेगुला जो भी है। चलिए, शो कर रहे हैं, तो सी एज ए राइट आंसर, बेजुला जलधारा। तो यहाँ पर ऑप्शन तुक्के सही हैं, बढ़िया बैठ रहे हैं। तो ऐसे ही अगर परीक्षाओं में बैठ जाएं तो बहुत ही क्या कहने हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, ये निम्न में से किस भारतीय राज्य में सड़क सघनता सर्वाधिक है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, या मध्य प्रदेश, केरल? बताइए। सर ज्यादा तो वैसे महाराष्ट्र में होनी चाहिए, तो मध्य प्रदेश में और लोगों को उत्तर बताना प्रदेश कौन है। था, क्या हो गया? बताइए क्यों नहीं जी बेटा? सर नहीं आ रहे? सर मेरा भी सर मेरा सी। सर नहीं, जो आते सर बताइए। सर रेणु नहीं आ जी, रहे उसमें। विद्या क्या हो गया? सर नहीं यार। चलिए, शो कर रहे हैं, ऑप्शन डी केरल। तो क्वेश्चन गलत ही क्यों ना आता है, तो बोल तो सकते हो ना। यहाँ पर जब प्रश्नों में रिक्स लोगे तभी तो कुछ समझ में आएगा कि हाँ ये मैंने वो क्वेश्चन गलत कहा। अब ये इंदु जी क्वेश्चनों पे रिक्स ले रही हैं, तो क्या हो गया उसमें? अगर 10 क्वेश्चन में अगर रिस्क ले रही हैं तो उसमें से कम 8 क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं। 2 क्वेश्चन अगर गलत भी हो गए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उससे तुम्हारे परसेंटेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके नंबर में। तो यहाँ पर होगे प्लस ही जाओगे, माइनस नहीं आओगे। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, मैसाबी श्रेणी निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित है? लौह
कोयला, तांबा, सोना। ज्योग्राफी का पोर्शन चल रहा है, तो देख लीजिए ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। सर दिखाई नहीं दे रहा हट है। गया? किसको नहीं दिखाई दे रहा है? औरों को दिखाई दे रहा है? हाँ सर हट गया। सर मुझे। इंदु जी दिखाई दे रहा हाँ है? सर दिख रहा है। तो बेटा एक बार सर लेफ्ट हो हमें जाओ, तो शो हो रही दोबारा है। से हो जाओ। तो इसमें सर से दिखाई क्वेश्चन दे रही है। बताइए। तो मैसाबी श्रेणी में निम्नलिखित में कौन सा खनिज आता है? सर ए। लॉयस्क। सर ऑप्शन ए। इंदु जी जी आप भी सर। बताओ। सर मैं भी सोच रही हूँ कि लोहा कोयला कौन कौन साथ साथ में मिलता है, लोहे के साथ ही चली जाती है चलिए, सर। ऑप्शन ए वन। इज द राइट आंसर। तो डागर बैंग जो एक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र जाना जाता है, किस सागर में स्थित है? बी। सर इसका बी ए। सर, उत्तर सागर। ए सर मुझे तो नहीं आता बाल्टिक सर सागर, ए। उत्तर सागर, अरब सागर। बी सर। बी कह रही हैं, तो बी देख लें, सर, मेरा बी भी इज द बी है। राइट आंसर, उत्तर सागर में है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कोयला सर्वश्रेष्ठ प्रकार का होता है? कोयले की भी हम यहाँ पर वैरायटी है। सर ये वाह। सर पढ़ी है, किसमें पढ़ी है, लेकिन अभी दिमाग में घूम रहा है, शायद ये लिग्नाइट है सर सबसे अच्छा, बी। या तो पीट, बी। बिटुमिनस, या हाँ लिग्नाइट। बिटुमिन, कौन सा है? बी, डी, डी। एंथ्रासाइट। ऑप्शन डी एज ए राइट आंसर, जिसने डी को चॉइस किया था वो एज ए राइट है। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे संविधान से अब हम आगे हम आपके पॉलिटिकल साइंस की तरफ आ रहे हैं। अब देखिए सारे दिन नंबर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी आप खुद देख लीजिएगा, पॉलिटिकल साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर 1950 के भारतीय संविधान के भाग सी में कितने राज्य थे? 8, 9, 10, 11? बताइए, भाग गौ या भाग सी कह सकते हो, सर गौ। 11। कितने राज्य थे? 8, 9, 10, 11? बताइए जल्दी से, इंदु जी देर मत करिए। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन सी 10। सर मैं तो डी। अब यहाँ पर ठीक देखिए, है। भारतीय संविधान एक राष्ट्र का स्तंभ नामक पुस्तक को किसने लिखा है? ये सिस्टम नहीं है, स्तंभ है, वो एक राष्ट्र का स्तंभ है नामक पुस्तक किसने लिखी थी? सर बी। ऑस्टिन कह रही हैं आप? सर चलिए शो सर कर बी रहा हूँ, हाँ। देखिए ऑप्शन बी एज राइट आंसर। चलिए हम 75 नंबर के प्रश्नों को पार कर चुके हैं, आगे की सीरीज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो खंड 3 आ गया बेटा। अब उत्तराखंड तुम्हारा कितना मजबूत है, इसका प्रशिक्षण या परीक्षण करने के लिए हम यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आपको मैं दिखाना भी चाहूँगा, एक सेकंड। देखिए सर इसका खंड डी कौन सा है। है? ये खंड कौन सा है? डी डी सर, ऑप्शन डी। खंड कौन सा दिखाई दे रहा है? ये इस बार लेक्चरर सर का 3। हाँ स्कैनिंग का है। देखिए मैं खंड खंड के हिसाब 3। से चल रहा हूँ। देखिए जो आपका ये दे रहा है ना, ये सामान्य अध्ययन जो हमें अभी तक हमने पूछा था, तो यहाँ से आए हम इसमें चल रहे हैं ऑप्शन सॉरी जो खंड 3 में चल रहे हैं। तो उसके बाद अब इसमें कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, तो मुझे लगता है उत्तराखंड का एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए, तो याद रखिएगा बच्चों। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। उत्तराखंड के बैगार प्रथा किन रूपों में पाई जाती है? हमने कल इससे चर्चा भी करी थी, तो बताइए।
सर ये सभी हैं। सर और डी, कोई बताए जिनके ये बच्चे सभी है। हैं? जिन्हें भी बच्चे हैं उत्तराखंड का तो फटाफट दीजिएगा आंसर। चलिए, सर ऑप्शन डी एज राइट आंसर। उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किस वर्ष किया गया था? 72, 76, 79, 87? सर ये 79, तो एज 1979। राइट आंसर कंफर्म नहीं है, या 80 से कुछ होगा। यहाँ सी 76 79, यू नो। अब यहाँ पर देखिए, कुटीर ज्योति योजना संबंधित है जल को विस्तृत आंखों से, इनमें से कोई? विद्युत से, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, सर विद्युत। यही कहना चाह रहे हैं? यस जी सर। सर। ठीक है, विद्युत से, जी सर, जी बिल्कुल सर। सही। अब यहाँ पर देखिए 79 का है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड की कौन सी महिला को भारतीय सेना में 2020 में मेजर के जनरल पद पर नियुक्त किया गया था? विजया, हंसा, स्मृति या मनराल हंसा जी? मनराल, मनराल। तो देखिएगा, और कोई बताएगा? और सर हंसा मनराल। चलिए, शो कर रहा हूँ। तो ये क्या है? सी देवरानी है। तो याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, पारे हो गया। 80 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले से उत्तराखंड निर्माण की घोषणा की गई थी? देवेगौड़ा। ए एच सर। डी देवेगौड़ा। पक्का है? सर ए। ए सर, देवेगौड़ा। बिल्कुल सही एच डी है। देवेगौड़ा। ठीक है। अब देखिए, उत्तराखंड में कौन उत्तराखंड निम्न में से उत्तराखंड के डोलापाली आंदोलन से संबंधित कौन है? इन 4 विभूतियों में से कौन है? सर डी। और जयनंद भारती। कोई बताएगा? और सर्वाधिक सर यही है, क्वेश्चन जयानंद पूछा जाता है, भारती। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर देख पा रहे, उत्तराखंड निम्नलिखित में से किस तहसील से 2001 से 11 तक के दौरान एक जो दौरान दशकीय ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक दर्ज की थी? यहाँ पर थैलीसैंण है या भिकियासैंण है, सतपुली है या धुमाकोट है? बी भिकियासैंण, सर डी। धुमाकोट। धूमाकोट। और बताओ। सर भिकियासैंण ऑप्शन। भिकियासैंण होगा क्योंकि ये अल्मोड़ा के अंदर आएगा ना सर। अल्मोड़ा में 10 की वृद्धि दर कम की राइट आंसर ऋणात्मक थी। भिकियासैंण। ठीक है। अब यहाँ पर निम्न में कौन सा जो वो है युग में गलत है, वो बताओ। कपनी ग्लेशियर, बागेश्वर, रमना ग्लेशियर, पिथौरागढ़, नामिक ग्लेशियर, बागेश्वर या खतरलिंग ग्लेशियर, टिहरी? बताइए कौन सा गलत है इसमें? अरे जल्दी आंसर दो। सर ए। सर ए। सी। बी। सिर्फ कफनी है। चेक करते हैं। सी एज ए राइट आंसर। इसमें ये गलत है। नामिक ग्लेशियर जो दिया है ये बागेश्वर, ये गलत है यहाँ पर। अब आगे बढ़ना है। तो कुड़िंद हमने पढ़ा था, कुड़िंद मुद्राएं प्राप्त हुई थी, कहाँ से हुई थी? सर कतियूर घाटी से थियूड़ और अच्छा, और देवडूंगर बताओ। तीनों है सर। कोई बताएगा? और ये सर हाँ, कितनी ऑप्शन देर में डी। कहना, कितने लोग मेरे पे हंस रहे होंगे, तुम पे हंस रहे होंगे जो देख रहे हैं ये। तो यहाँ पर देख पा रहे होगे, ऑप्शन डी बिल्कुल सही कहा इंदु जी ने। सभी कुड़िंद मुद्राओं की जब हमने कुड़िंद शासन पढ़ा था तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें थी। तो अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सी मैत्रिक आंदोलन के जनक हैं? कल्याण सिंह और रावत। कोई बताएगा? नहीं बताएंगे, गलत बात। तो बिल्कुल सही है, कल्याण सिंह रावत ही हो। अब यहाँ पर देखो, उत्तराखंड में देव भूमि सॉफ्टवेयर संबंधित है किसे? सिंचाई, जैव या भूल है, किसे? इनमें से कोई नहीं।
देवभूमि। सर भू अभिलेखों के लिए। सर ऑप्शन डी, सर ऑप्शन सी, भू चलिए, अभिलेखों के लिए। बिल्कुल सही है, भू अभिलेखों के लिए। उत्तराखंड के किस जनपद में धौली गंगा जल विद्युत परियोजना स्थित है? चंपावत, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पिथौरागढ़। सर डी। कहाँ है? एक ने कहा डी और सर बिल्कुल सही पिथौरागढ़ है, कहीं। धौली गंगा पिथौरागढ़ में ही है। थ्रो कर लेते हैं, तो पिथौरागढ़ है। तो उत्तराखंड में निम्नलिखित महिलाओं में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन सी है? मन्नाल जी हैं, धर्म किस्तु है, या फिर मधुमिता बिष्ट है, हंसा मन्नाल है, कौन है? और सर बच्चे हंसा बताइए। सर चलिए ऑप्शन डी। शो करते हैं। इंदु जी, आपका भी यही है? सर मेरे को नहीं आता, मैंने डी 0 नंबर हंसा पहले ही लगा मन्नाल। लिया है। तो किस गढ़ नरेश ने गुरु राम को, सर और कोई फतेहपति बताए? शाह। फतेहपति शाह। बिल्कुल सही, क्योंकि हमने तो ये घोट घोट के पी लिया था। मुझे आई थिंक लगता है कि जितना हमने पढ़ा रखा है, मुझे नहीं लगता है कि इंदु जी आप कभी भूलोगे। क्या पता तुम्हें पहले भी आता है, वो चीज़ हम नहीं कह सकते हैं कि हमारे ही पढ़ाई वही है। नहीं सर, नहीं सर, आप ही से गढ़वाल आप ही से पढ़ा था, लेकिन ये कत्यूरी वगैरह नहीं पढ़े थे बस। और सर ये भी ठीक है, चल ये हाँ, भूमिकर है। अगला हाँ सुन्नी रुक जाइए, आप मत नगरकर है। बताइएगा। यहाँ पर मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। चंद वंश के शासनकाल में सिरती था आभूषण, त्योहार, हथियार या भूमिकर? 1 मिनट में पूछ रहा हूँ कि आपको उजागर भी करता हूँ। यहाँ पर बताए, ये कौन भाग गए? आधी से आधे रेनू भी भाग गई। यहाँ पर सलमा, आप बताओ बेटा। चलिए ठीक है। सर भूमिकर। चलिए, यहाँ पर श्री देव सुमन का बलिदान किस दिवस में मनाया जाता है? सर 25 जुलाई। बिल्कुल ठीक है। और राइफल मैन गब्बर सिंह को किस युद्ध के लिए विक्टोरिया क्रॉस मरणोपरांत दिया गया था? कौन सा युद्ध था? यह सेबी था, या चैपल था, या वेजिया स्थान है था, या फिर यह फेस टू बेल करके देख पा रहे होगे। बताइए। फेस टू बट, बताओ बेटा। ऑप्शन डी। सर ये नहीं आता। चलिए चेक कर रहे हैं। ऑप्शन बी न्यू एज चैपल है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर इनको मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 13 नंबर का प्रश्न है कि 1998 में 38 में मई 1938 में श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित राजनीतिक जो सम्मेलन में किसने भाग लिया था? श्रीदेव, जवाहरलाल नेहरू, या फिर विजय लक्ष्मी पंडित, या इनमें से सभी ने? ए सर ए। ये ममता जी का माइक बहुत ज्यादा खबड़ 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 करता रहता है। मेरे को ही आता है या तुम्हें सबको आता है? सर हमें भी। सर ये ममता, तुम्हारे वहाँ मुझे लग रहा है सिग्नल की प्रॉब्लम होगी, इसलिए करता है, पता नहीं क्या है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो आई थिंक इसका जवाहरलाल नेहरू होना चाहिए। तो ये नहीं, इनमें से सभी हैं ये। तो ये जब ये राजनीतिक आयोजन हुआ था, वैसे तो ये यहाँ जवाहरलाल नेहरू आए थे, हमने ये पढ़ा है। तो इसमें यहाँ पे देख पा रहे, जो इस राजनीतिक जो आयोजन हुआ था, इसमें सभी लोग उपस्थित थे। तो यहाँ पर ठीक है, ये तमाम चीज़ें। अब यहाँ पे अनाथ शक्ति आश्रम कहाँ स्थित है? ये तो सभी को आता होगा। किससे संबंधित है? ठीक है।
महात्मा गांधी। मरोज क्या है? तो जनजातीय त्योहार। ऑप्शन ए सिक्का है। ठीक है, मरोज देखते हैं सर मरोज क्या है। मरोज त्योहार त्योहार तो नहीं यहाँ होता। पर ए हथियार, ए, ये देखिए, सॉरी सॉरी, यहाँ पर, यहाँ पे देख पा रहे होगे, एक हथियार ये ऊपर नीचे दे रखे हैं, तो यहाँ पर वो थोड़ा हो गया। तो सही कहा आपने, एक जनजाति त्योहार है। ठीक है, तो वहाँ पर आपने सी कहा तो मैंने वो देखा नहीं, तो वो सी को सिक्का वो दिखा, तो उसमें सॉरी। तो एक क्या है, जनजाति त्योहार है। तो ये क्या है, कोई बताएगा ये कौन किस टाइप का त्योहार है? सर ये नहीं पता लेकिन मैंने सुना है कि मरोज मनाते हैं। आपकी आवाज़ बहुत गूंज रही बच्चा। ये देखिए, जो मरोज है, मरोज का त्योहार क्या है, कई पीढ़ियों से मनाया जा रहा है। इसमें क्या होता है, इस दौरान क्या होता है, गांव के लोग, बाहर रहने वाले सभी लोग क्या करते हैं, अपने घर आते हैं, और जितने भी वहाँ पर क्या होते हैं, जितने भी स्थानीय वाद्य यंत्र होते हैं, उन यहाँ वाद्य यंत्रों के साथ क्या होता है, धूमधाम से उनको बजाया जाता है, धूमधाम से इस उत्सव को मनाया जाता है। और मरोज उत्सव की अगर हम बात करें तो ये पूरे महीने तक ये क्या रहता है, हर गांव में जितने भी पंचायती जो, अगर पंचायती भवन कहें या पंचायती आंगन होते हैं, उनके साथ घरों में क्या होता है, लोक संस्कृति की इसमें झलक देखने को मिलती है। तो ये जौनसार भाबर में ये लगता है, तो यह दिखेगा। और इसमें बेसिकली अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, पूरे महीने मनाया जाता है। और इस जो ये पर्व है, इस पर्व के पीछे भी कहानी है। और इसमें कहते हैं कि इस त्योहार के दौरान घर में जितने भी विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं। मरोज का त्योहार कई पीढ़ियों से मनाया जा रहा है। इस दौरान जो गांव से बाहर रहने वाले लोग अपने घर आते हैं और स्थानीय वाद्य यंत्र के साथ इसे धूमधाम से मनाते हैं। मरोज का जो उत्सव होता है, उस दौरान क्या होता है, एक महीने तक ये पूरे गांव में पंचायती आंगन के घरों में लोक सांस्कृतिक की झलक दिखाई देती है। इस दौरान क्या होता है, एक अनूठी परंपरा देखने को मिलती है, जो मेज़बानी की जाती है, विशेष रूप पे जो मेहमान होते हैं उन पर जोर दिया जाता है। और त्योहार के दौरान क्या होता है, जो मेहमान होते हैं, जितने भी रिश्तेदार होते हैं, ग्रामीणों को विशेष रूप से इसमें आमंत्रित किया जाता है, और पूरे महीने भर इसमें दावत चलती है। और इस पर्व में अगर कहें तो प्रत्येक घर में जो मुख्य भोजन के रूप में क्या बनता है, बकरे का मांस इसमें परोसा जाता है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा कौन सा त्योहार है जिसमें मुख्य भोजन के रूप में बकरे का मांस परोसा जाता है, तो आपको कौन सा बताओगे? बकरा। हाँ, मरोज है। तो हर गांव में मरोज। जो पांडवों का इसमें मंदिर भी होता है, तो याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, जैसे जौनपुर रवाई का क्षेत्र हो गया, जौनसार भाबर का क्षेत्र रहता है, यहाँ के निवासी खुद पांडवों के वंशज अपने आप को मानते हैं। हर गांव में क्या होता है, एक पांडव का मंदिर होता है, जो क्या है, पुरातन समय से कहीं ना कहीं उसका पुश्तैनी प्रमाण उसमें मिलता है। और अगर हम देखें, प्रत्येक गाँव गांव क्या करता है, इसमें लोग क्या करते हैं, त्योहार मनाने के लिए क्या है, पांडव मंदिर में पूजा करते हैं। और मान्यता के अनुसार अगर देखें, जो पांडव से जुड़े हुए, जो कौरव से जुड़े हुए द्रौपदी के को हार गए थे, और तो यहाँ पर दुश्मनी, और दुर्योधन ने द्रौपदी का चीरहरण किस प्रकार से किया था, द्रौपदी ने क्या करता, भरी सभा में अपने केस खोलकर शपथ दी थी, दुशासन को मारने के बाद उसके खून से मैं अपने रक्त को धोऊंगी, और अपने जो जो केस थे उनको ये करेंगे। तो मरोज त्योहार क्या होता है, दिन की जो बेसिकली अगर इसमें देखें, जो मरोज त्योहार होता है, दिन के घर की जो होता है ना, जो वरिष्ठ महिला होती है, वो बकरा जिसमें काटते हैं, तो बकरा काटने के बाद क्या होता है, पूजा अर्चना करने के बाद क्या करते हैं, उससे उस खून से क्या करते हैं, अपने केसों को धोती है। आई थिंक ये समझ गए, जिस प्रकार से द्रौपदी ने क्या थे, वो कौन थी, वो द्रौपदी ने उसके दुर्योधन के रक्त से अपने केस धोए। तो उसी प्रकार की यहाँ की महिलाएं क्या करती, तो यहाँ पे तो दुर्योधन आएगा नहीं, तो यहाँ पर एक बकरे को ही काट दिया बेजुबान को, उससे ही अपने केसों को धो लेती। बस खत्म, इतना ही कहानी है। ठीक है, चलिए। जी सर। नायक समाज में सुधार हेतु किस वर्ष नायक बालिका रक्षा कानून पारित किया गया था? साल 1926, 1927, 1928, 1929। बताइए।
नहीं पता? हाँ या ना? हेलो। हेलो। मतलब मोबाइल की बैटरी